हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निबंध के बारे में कि निबंध क्या है। जीआईसी पे फोकस करके हम लोग बात करेंगे, जीआईसी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि काफ़ी लोगों के द्वारा यहाँ पे क्वेरी थी कि निबंध के बारे में। और हम लोग जो बैच चला रहे हैं उसमें भी आप लोग देख रहे हैं 10 सेट हमने हिंदी का टोटल करा दिया। अब इसको सॉल्व कराया जा रहा है वहाँ पर। आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट आते थे या आप लोग जो सॉल्व करके देते थे उसका हम लोग यहाँ पर उसको चेक करके आपको बताया जाता था कहाँ पे गलतियाँ हैं, या जिनका सही होता था उनको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता था। और आपके विषय यानी भूगोल का भी लगभग जो है 5 सेट कंबाइंड वाला कंप्लीट हो गया है और 6 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 6 यूनिट यानी कि हर एक यूनिट से कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उन प्रश्नों में पूरा आपका सिलेबस समाहित हो गया। आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस उसी प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिए। 100% आपको उसमें से मिलेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस के जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं आप उसको भी देखेंगे। जो सारे प्रश्न उसमें इंक्लूड किए गए हैं वो सब उसमें समाहित हैं, सब उसमें से मिले हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं निबंध का। तो निबंध में देखिए, मैं जो यहाँ पे बात करने चल रहा हूँ आपसे कि टोटल जो आपका जीआईसी में दिया गया है, यदि यूपीपीसीएस की हम लोग बात करें, सेम यही 6 खंड उसमें भी हैं, यानी 6 पार्ट। बीईओ का मेंस हुआ जो, ठीक, उसका भी सेम यही पैटर्न रहा है। लेकिन इन दोनों परीक्षाओं में बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जैसे जो पीसीएस का हुआ है उसमें भी, तो उसमें उन्होंने 2 पार्ट करके दिया है। पहले में 3, दूसरे में 3, और इनमें से क्या करना है, एक एक करना है, ठीक। और इनका वर्ड कितना था, 700 वर्ड है। और यहीं जीआईसी के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, जीआईसी के लिए इन्होंने ये कहा है कि 1000 शब्द सीमा होगी। और ये कितना होगा, अधिकतम है, याद रखिएगा। जब चाहे आपका 150 में लिखना हुआ, इसमें भी यदि अधिकतम दिया है तो आपको ये वाली लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, इससे कम में ही आपको चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द है, यानी कि यदि आप इसको 800 900 में भी कंप्लीट कर देंगे तो भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी है। हाँ, लेकिन कम वर्ड यदि आप लिखें तो उसमें चीज़ें सिस्टमेटिक ऑर्डर में और एकदम ठोस तरीके से लिखें। और इसमें टॉपिक आप देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, किस पे हम लोग बात करने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक आप छोड़ ही दीजिए। हाँ, बात करते हैं विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, ठीक। ये 3 टॉपिक हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। और इन 3 टॉपिक से आपके विषय यानी भूगोल में भी, देखिए भूगोल में आप जाएंगे, पर्यावरण का जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे निर्वनीकरण की समस्या और समाधान बताइए। आपदा प्रबंधन, आपदा के प्रकार का वर्णन करिए, ठीक। एग्रीकल्चर में जाएंगे आप, वहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी आपके सिलेबस में है, ज्योग्राफी में। उद्योग भी हैं आपके ज्योग्राफी में, ठीक। यानी कि यदि आप इन तीनों टॉपिक को यहाँ पे पढ़ते हैं तो इन तीनों टॉपिक से आपका जो है विषय के भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपके हो जाएंगे, ठीक। और उसी तरह से भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले कुछ आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं निबंध से संबंधित, कि निबंध कैसे लिखा जाए, किस तरह से हम लिखें कि ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा, ये कोटेशन क्या होता है, प्रस्तावना में मैं क्या लिखूं, या जो विस्तार है उसमें क्या लिखें, निष्कर्ष में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, सारी बातों पे सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने 2 से 3 निबंध को ऐड भी किया है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। अब देखिए, जो परीक्षा होगी आपकी वो 2 घंटे में आपको हिंदी भी रहेगा और निबंध भी रहेगा। यानी निबंध के लिए 1 घंटे में आपको क्या करना है, सामान्य हिंदी कंप्लीट कर लेना है, और 1 घंटा आपका पूरा रखिएगा निबंध के लिए। 1000 शब्द मजाक नहीं है 1 घंटे में लिखना। तो इस 1 घंटे में आपको क्या करना है कि 5 से 10 मिनट आप लीजिए फॉर्मेटिंग का, यानी कि निबंध जो आपको लिखना है जिस टॉपिक पे, कि उस टॉपिक को कैसे आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना है, ठीक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ यही है, फॉर्मेटिंग। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करिए कि निबंध लिखते समय, जैसे प्रकार आ गया ना, प्रकार में आप वहाँ पे फ्लो चार्ट बना दीजिए। डायग्राम कहीं ज़रूरत है, डायग्राम बना दीजिए, ठीक। मैप की आवश्यकता है
यदि आपको लग रहा है कि प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड है या भारत में प्राकृतिक आपदा की बात कर रहा है या भारत में भूकंपीय संभावनाओं की बात कर रहा है, भूकंपीय अभेद्यता की बात कर रहा है, तो सुभेद्यता की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इंडिया का मैप बनाइए, उसमें लिख दीजिए कि इतने जोन है, जैसे 5 जोन थे तो अभी 4 जोन उसको कर दिया गया है भूकंपीय जोन, तो उसको आप करके और प्रॉपर दिखा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका मार्क्स जो है बढ़ जाएगा, समय का भी बचत हो जाएगा, क्योंकि एक मैप आप बनाते हैं तो वो 50 से 100 वर्ड का मान लिया जाता है, नहीं तो कम से कम 50 वर्ड का वो मान ही लिया जाता है कि हाँ ये इतना आपका उसमें हो गया है। ठीक, तो सबसे पहले निबंध क्या है ये जानते हैं। निबंध जो है ये पहले प्राचीन समय में, जैसे रामचंद्र शुक्ल की हम लोग बात करें या उनके पहले जो है, तो इसे पद्य की विधा मानी जाती थी, लेकिन अब यह गद्य में लिखा जाता है। और जीआईसी में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे पीसीएस मेंस में रहता ही है, बीईओ मेंस में था, जीआईसी में निबंध या हम लोग निबंध लिखने की आवश्यकता इसमें क्यों पड़ी। तो निबंध लिखने के लिए इसलिए दिया गया, देखिए जीआईसी में आपका इंटरव्यू तो है नहीं, लेकिन इसके पहले जो जीआईसी होता था तो उसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया। तो ये जो निबंध है ये आपके विश्लेषणात्मक क्षमता, आपके व्यक्तित्व का यहाँ पे प्रदर्शन होगा कि आप किस तरह से चीज़ों को एक दूसरे से के सामने विश्लेषण करते हैं या उसको प्रस्तुत करते हैं, क्या चीज़ें, तो सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपका इसी 1000 वर्ड में पता चल जाएगा कि ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि ये आपको यहाँ पे फोकस करके चलना है और इसको निश्चित तौर पे आपको देखना ही है। ठीक, तो ये जीआईसी में इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी जो निबंध है या एस्से है इसकी जीआईसी में आवश्यकता क्यों है, तो वही आवश्यकता है क्योंकि पहले जो जीआईसी में होता था तो आपका इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू से आपके व्यक्तित्व का परिचय तो ये कर ही लेते थे, लेकिन अब निबंध से क्या है कि आपके एनालिसिस पावर को वो चेक करेंगे। ठीक, और किस तरह के व्यक्तित्व आप रखते हैं सारी चीज़ें निबंध से पता चल जाती है, क्योंकि जो आपकी लिखावट होती है और आपके जो कंक्लूजन में आप जो चीज़ें लिखते हैं उन सारी चीज़ों से ये जानकारी मिल जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें कि 1000 शब्दों में ये निबंध जो है कैसे लिखें, क्योंकि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है 1000 शब्द, और वो भी आपको सिस्टमेटिक आर्डर में सारी चीज़ों को लिखना भी है, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1000 वर्ड लिखने हैं, यानी कि आपको इस निबंध को कम से कम 10 से 12 पैराग्राफ में लिखना है। अब 10 से 12 पैराग्राफ लिखने के लिए आपको मैटर कहाँ से मिलेंगे, तो उसी के लिए मैं बोला कि सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक, और 10 से 12 पैराग्राफ में आप लिखेंगे 800 से 900 शब्द हो जाएंगे, चलेगा। ठीक, और मान लीजिए आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कॉपी दे दी गई है तो इस तरह से वहाँ पे रहेगा, ये आप जानते ही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गैप करके मत लिखिए और कोशिश यही रहे कि जो सादा पेज इस तरह से आपको मिलेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो आप लाइन जो है लिखिए जो, तो वो सीधी रहनी चाहिए। कोई जैसे अभी आप लोगों में कई लोगों ने चेक कराया भी है, किसी का ऐसे भाग रहा है, किसी का ऐसे भाग रहा है, किसी का ऐसे भाग रहा है, तो ऐसा ना हो, क्योंकि ये झलकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। ठीक, तो इसलिए आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रॉपर। उसके बाद देखिए कि आप जब निबंध लिखते हैं या एक प्रभावशाली निबंध के लिए आपके मन में ये सवाल आता है कि यार मैं कैसे लिखूं कि जो है प्रॉपर हमको नंबर अच्छे मिल जाएं, 50 में जो है हमको 40 नंबर मिल जाएं। ठीक, 50 में 40 लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों पे विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक, पहला ये कि कोटेशन आपको याद होनी चाहिए। तो कोटेशन के लिए जैसे पर्यावरण से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोटेशन आप याद रखिए, क्योंकि जब आप पर्यावरण या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोटेशन याद रखेंगे या कोई भी कोटेशन हो उसको आप इस संदर्भ में या इस परिप्रेक्ष्य में उसको अंतर संबंधित करके, कोरिलेट करके यहाँ पे सम्मिलित कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यदि आप मान लीजिए सूखा पे लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखिए कि पानी का जो महत्व, या जल संरक्षण पे भी लिख रहे हैं तो पानी के महत्व की चर्चा आप इससे कर सकते हैं। ठीक, या भारतीय कृषि और कृषक लिख रहे हैं या कृषि की समस्याएं लिख रहे हैं, किसानों की समस्याएं लिख रहे हैं, तो भी आप इस लाइन को उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। एक एग्रीकल्चर पे निबंध है, तो इस तरह से आप लिखिए कि मानसून कैसे क्या होता है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और पानी का महत्व वहाँ पे आप बता दीजिए, और यही चीज़ जल संरक्षण में है तो और ज़्यादा सटीक हो जाएगा।
यानी कि कुछ कोटेशन ऐसे होते हैं जो हर जगह फिट आप उसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक, पर्यावरण की जहाँ भी बात आए तो पर्यावरण से रिलेटेड 2-4 कोटेशन आप याद रखिए। उसको आप आपदा प्रबंधन में भी यूज कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में भी लगा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज में भी कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी कर सकते हैं, बाढ़, सूखा, इन सब में आप उसको लगा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण में लगा सकते हैं। ठीक, तो कोटेशन कुछ ऐसे आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका निबंध और प्रभावशाली हो जाता है। और जैसे ही वो व्यक्ति पढ़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने किसानों की समस्याओं पे लिखा, ठीक, आगे एक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है किसानों की समस्या, मान लीजिए आपने लिखा, तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि न महलों की बुलंदी से, न लफ्ज़ों के नगीने से, तमद्दुन में निखार आता है घीसू के पसीने से। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, उसमें आपके अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यदि इसी में मान लीजिए कोटेशन की मैं बात करूं कि कोटेशन में मान लीजिए आपका निबंध का जो शीर्षक है वो दे दिया कि कृषि प्रधान देश के रूप में भारत की चुनौतियां, यानी भारत जो है कृषि प्रधान देश है, उसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो उसको लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कोटेशन जैसे आप उपसंहार यानी लास्ट में कंक्लूजन में भी लिखेंगे, तो कोटेशन जैसे आप लिख सकते हैं उसमें कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा खिताबी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यूपी पीसीएस 2009 में पूछा गया निबंध है। तो ज़्यादातर जो पर्यावरण से रिलेटेड निबंध है ये मैं आपको पीसीएस, बीईओ में जो पूछे गए इसको वहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको मिली जाएगी, या मार्केट में तमाम किताबें उपलब्ध हैं, आप किसी किताब को ले लीजिए, वहाँ से आपको ये चीज़ें और मिल जाएंगी। फॉर्मेटिंग का मैं यहाँ पे बता ही दूंगा और एक्स्ट्रा यहाँ पे निबंध में कराऊंगा ही। ठीक, तो ये हो गया कोटेशन का महत्व जो है। जैसे मान लीजिए उपसंहार में आपने ये चीज़ें लिखा जो मैंने बताया अभी, कि प्रश्न दे दिया या निबंध आपका जो दिया है वो दिया है कि कृषि के समक्ष या कृषि प्रधान देश के रूप में, कृषि प्रधान देश के रूप में भारत के समक्ष चुनौतियाँ, भारत के समक्ष चुनौतियाँ। ठीक, अब इसमें जब आप कंक्लूजन में आएंगे, शुरुआत में देखिए आप जो उस वाले में हमने बताया कि अभी नीचे आपको एक निबंध है उसमें मैं दिखाऊंगा अभी, कि जैसे शुरुआत में आप अदम गोंडवी की कविता है ग्राम देवता के रूप में कि न महलों की बुलंदी से, न लफ्ज़ों के नगीने से, तमद्दुन में निखार आता है घीसू के पसीने से। तो ये आप घटना चक्र की एक निबंध की किताब आती है, आप देख लीजिए मार्केट में है, उसमें भी मिल जाएगा। या और भी जैसे आपके पास काव्य के रूप में, या आप गूगल कर लीजिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड शायरियाँ या कोटेशन, तो मिल जाएगा। अब वो आपने शुरुआत में डाल दिया, लास्ट में जैसे इसमें आप लिखें कि जो लोगों की जैसे जो भारतीय राजनीति है, या जो किस तरह से कृषि को या जो कृषक है उसको रौंदा जा रहा है। अभी आपने देखा कि एग्रीकल्चर कानून जो बने हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा एग्रीकल्चर कानून पे। ठीक, और आपको पॉजिटिविटी लास्ट में निश्चित तौर पे दिखानी ही है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिविटी दिखानी है, तभी आपको अधिक नंबर मिलेगा। अब देखिए इसमें लास्ट में आप उपसंहार या कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन के जस्ट ऊपर लिखिएगा कि अदम गोंडवी की ये भी कविता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा खिताबी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और ये बेस्ट है, यानी कि ये इस तरह के कोटेशन आप निश्चित तौर पे डालिए। और जो कोटेशन आप लिख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसे आपने कोटेशन कोई लिखा तो उसके आगे किसने दिया है उनका नाम लिख देंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो इससे लगेगा कि हाँ आपने चीज़ें पढ़ा है। ठीक, तो ये हो गया प्रभावशाली का पहला। दूसरी चीज़ ये कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिखा ये कि जो कंक्लूजन में होना चाहिए वो चीज़ें आपने शुरू में डाल दी, और जो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए वो आप जो है कंक्लूजन में कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं सही हैं। ठीक, क्रमबद्धता होनी चाहिए, इसीलिए फॉर्मेटिंग ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि तथ्यात्मकता होनी चाहिए। जैसे यदि आपने भारतीय कृषि और या कृषि प्रधान देश के रूप में भारत के समक्ष चुनौतियों की बात की, जब आप उसमें जीडीपी वगैरह की बात करिए तो जीडीपी में जो आर्थिक सर्वे है
इसके आंकड़े के अनुसार कृषि में जो जीडीपी में जो कृषि का योगदान है, जैसे वर्तमान में लगभग 17.8% है। ठीक, ये आंकड़ा 2019-20 का है। 2021 में बढ़ने की संभावना है। ठीक, फरवरी मार्च तक आ जाएगा आर्थिक सर्वे, क्योंकि एक साल पीछे से ही आता है। ये बजट जो है आपका आगे का रहता है और सर्वे जो है ये जो बजट पिछला वाला रहता है उसी पे वो किया जाता है। ठीक, तो यदि आपको मान लीजिए फैक्ट चीज़ें नहीं याद आ रही तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप उसमें लगभग डाल दीजिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, ये जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान लगभग 16 से 17% है या 15% है, तो आप यहाँ करिए लगभग 15% का योगदान जो है यहाँ जीडीपी में है, जिस पर लगभग 60% से अधिक जो पॉपुलेशन है ये इसी पे निर्धारित है। या विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराना भी एग्रीकल्चर का प्रमुख कार्य भी होता है, या कृषि से जो है विभिन्न उद्योग भी संचालित होते हैं, छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी इसी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो तथ्यात्मकता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मौलिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किताबी भाषा रट्टा मार के गए वहाँ लिख दिए, तो इस पे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। मौलिकता का मतलब जैसे कुछ जो आप लिख रहे हैं उसको अपनी भाषा में बना के लिखिए, जैसे लगे कि हाँ आपने उस चीज़ को धरातल पे देखा है, उसको उसी परिप्रेक्ष्य में आप वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए जैसे कुछ शब्द आप पैराग्राफ शुरू करते हैं, पैराग्राफ लास्ट करते हैं, तो उसमें आप इसको लिखिए। जैसे वस्तुतः गौरतलब है कि एग्रीकल्चर के संदर्भ में इतना प्रयास किए गए हैं, या उदाहरणार्थ हम लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कुछ प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं कि ठीक इस तरह से, या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जो योजनाएं हैं कृषि से संबंधित उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो इसमें आप इंक्लूड कर देंगे, तो ये क्या होगा, इसके लिए बेहतर होगा। और जैसे ज्ञातव्य हो कि, तीन सारी चीज़ों का आप उसमें करेंगे ना, तो लगे मौलिकता उससे आपके निबंध की बनी रहेगी। उसके बाद हम लोग बात करें कि वर्तमान संदर्भों से उदाहरण आपको देना है। ठीक, और अंतर संबंधित करके, जैसे अभी आपका तीनों कृषि कानून वापस लिए गए, अब दे दिया आपको कि इस संदर्भ में आपको यहाँ पे विवरण प्रस्तुत कीजिए, या उसके लाभ हानि या किस कारण से वो वापस लेने पड़े, तो आप यहाँ पे उसकी कारण तो बताइए ही, प्लस अंतिम रूप से ये बताइए कि कुछ चीज़ें थी जिसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, लेकिन अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो कृषि कानून था उसके कुछ पहलू को छोड़ दिया जाए यदि, तो ज़्यादातर पहलू किसान के समर्थन में ही थे। हालांकि सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उन पहलुओं को बदलने में उन्होंने विचार नहीं किया, और यदि उस पर विचार करते तो निश्चित तौर पे ये इस तरह का आंदोलन नहीं होता। ठीक, तो आप उसको लिखिए और पॉजिटिविटी उसमें दिखाने की कोशिश करिए कि हाँ ये चीज़ें, कुछ चीज़ें सही था और सरकार का फैसला भी सही है कि वापस ले लिया गया। ठीक, तो ये इतना ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी थी उसके लिए, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिखेगी, या जो कॉपी चेक करते समय जो भी रहेंगे महोदय वो उतना ज़्यादा जो है इस पर प्रेशर फील नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि सामने वाला किस विचारधारा का है, किसका सपोर्टर है। ठीक, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चल रही हैं चीज़ें, अधिकारी से लेके सारे लोग किसी न किसी पार्टियों के समर्थन में ही रहते हैं, भले ओपनली नहीं रहते, लेकिन उनकी जो विचारधारा है किसी न किसी रूप में किसी न किसी से मैच करती ही है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम बात करें कि अब सबसे जो नेक्स्ट लेवल की चुनौती होती है वो होती है शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जब आप चाहे आप निबंध की शुरुआत की बात करें या आप ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न लिख रहे हैं उसके शुरुआत की बात करें, मतलब कि शुरुआत जब आप करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि यार पहले क्या लिखें, पहली लाइन में क्या लिखें जिससे एकदम जो है जो पढ़ना चालू करे उसके मन में लगे कि हाँ यार और पढ़ना चाहिए। ठीक, तो शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको प्रस्तावना, परिचय, भूमिका, जैसे आपने जलवायु परिवर्तन की बात की या कृषि की बात की, तो
कृषि में आप लिखिए पहली लाइन यही कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, या इस तरह लिखिए, या और कोई लाइन आपको समझ में आ रही है जो, देखिए आपको लिखना एक वही है जो आपको लगे कि ये आपके अनुसार बहुत ही बेस्ट लाइन है, ठीक। या जैसे जलवायु परिवर्तन पे आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से ग्लोबल कूलिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखी जा चुकी है। औद्योगिक क्रांति के बाद जलवायु संरचना में परिवर्तन आया। तो ये लाइनें आप लिखेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा, या इससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना हुआ कि दिया कि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है, या जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या है, इसको शुरुआत कैसे करेंगे कि जैसे पिछले दशकों में हमारे भौतिक सुखों और विलासिता में बहुत वृद्धि हुई है, किंतु इस विलासिता की भारी कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है। जैसे रेफ्रिजरेटरों या कूलरों, एयर कंडीशनरों और दूसरी मशीनों के अधिकाधिक प्रयोगों का नतीजा यह हुआ है कि वातावरण में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इससे क्या हो रहा है, यानी जब आप लिखिए कि जैसे वृद्धि हुई, ठीक, तो वृद्धि होने से क्या होगा, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, और ओजोन परत के नुकसान होने से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरणें धरातल पर आएंगी, और अल्ट्रावायलेट किरणों के धरातल पे आने से क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर में वृद्धि होगी, और विभिन्न प्रकार के रोग जैसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ उत्पन्न होंगी। पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक लाइन से आपने पूरा ये सेट कर दिया कि जो आप लाइन लिखिए, जैसे आपने लिखा कि रेफ्रिजरेटरों या अन्य की अधिक इस्तेमाल से CFC की वृद्धि हुई। अब CFC की वृद्धि होने से क्या नुकसान होगा, ओजोन परत को नुकसान होगा। ओजोन परत को किस प्रकार का नुकसान होगा, उसमें छिद्र होंगे, और उसके छिद्र होने से क्या होगा, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज का धरातल पे आना होगा, और धरातल पे जब आएंगी तो वो नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक। तो यानी कि ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जब आप लिखेंगे, जो कारण बताते हुए आप पूरा ये लिख दीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी शब्द सीमा में भी बढ़ोतरी होगी और आपका निबंध भी अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया भूमिका, प्रस्तावना, ठीक। तो यहाँ पे आपने इतना लिखा कि बीमारी से नष्ट हो जाए। उसके बाद आप लिखिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, या कोई कोटेशन यहाँ पे डाल दीजिए। तो जो आपकी भूमिका प्रस्तावना आपको लिखना है कितना है, 100 से 150 या 200 शब्दों में आप इसको समराइज कर दीजिए। और इसमें क्या लिखना है, जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग है, इसका परिचय देना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसकी रूपरेखा देना, या इसके जो थीम है, मेन थीम है, ठीक, कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय ऊष्मन, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का बुखार। ये भी तो एक हुआ कि जब पृथ्वी गर्म हो रही है, जैसे आप गर्म होते हैं या आपके अंदर गर्मी होती है, तो वो बुखार का ही तो रूप लेती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, फीवर कहते हैं। तो आप इसको ये भी लाइन लिख सकते हैं कि यदि इसी तरह से विलासितापूर्ण जीवन में वृद्धि होती रही तो एक दिन पृथ्वी को बुखार आ जाएगा, फीवर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक। उसके बाद देखिए विस्तार में आपको क्या लिखना है, यानी कि जो मुख्य भाग होता है निबंध का, तो यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालने वाला होगा वो कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, प्रस्तावना का पार्ट होगा, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद वह व्यक्ति ताकि लगे कि हाँ यार पढ़ना चाहिए। और इसी में यदि आप इंट्रोडक्शन में 1-2 कोटेशन आप डाल दिए तो और अच्छा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है कि विस्तार या मुख्य भाग। इसमें क्या करना है, इसमें दिए गए विषय जो भी हैं, जैसे आपका एग्रीकल्चर का हो गया, या मान लीजिए जलवायु परिवर्तन का है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपको उसके कारणों को लिखना है, उसके प्रभाव को लिखना है, नियंत्रित करने वाले कारक को लिखना है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग के, या ग्लोबल वार्मिंग के जो साक्ष्य हैं कि किस आधार पे हम कहेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपका इसी में आ जाएगा।
अब लास्ट में आपको जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन हुए हैं, जो उपाय किए गए इसको कम करने के, उसको भी आप इसी में लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष आपका 150, 100, 200 इतने में आप कर सकते हैं। निष्कर्ष में भी आपको यदि कोई कोटेशन मिल जाए, कोई अच्छी लाइन मिल जाए, किसी के द्वारा कही गई वक्तव्य याद आ जाए, तो इसको कोटेशन में आप लिखिए लास्ट में, उपसंहार में। और उपसंहार में कोशिश यही करिए जो चीज़ें आपने प्रस्तावना में लिखी है, जो मुख्य भाग में लिखा है, उन चीज़ों का निचोड़ यहाँ पे मिले, यानी दोनों के जो प्रभाव हैं वो आपका निष्कर्ष में दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि निष्कर्ष आप कहीं रखे हो, उसको उठा के ला के रख दो, भैया हो गया हमारा निष्कर्ष, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना और मुख्य भाग से ही इसको आप रिलेट करेंगे। और जो स्पेशली आपका जो शीर्षक की थीम हो ना, कितना भी आप आगे जाइए, लेकिन निष्कर्ष में आप आके इस थीम को फोकस करिए। कि जैसे दिया कि भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियाँ, तो आप लास्ट में लाके कि भारतीय कृषि के समक्ष इन चुनौतियों के बावजूद भी भारत खाद्यान्न के रूप में आत्मनिर्भर हो गया है। न केवल आत्मनिर्भर ही हुआ है, बल्कि वह अन्य देशों को भी खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है, खाद्यान्न को बेच रहा है। बस, तो ये चुनौतियों के बावजूद भी जो है ये आपका उपसंहार में आ जाएगा। तो ये टोटल हो गया आपका। तो अब देखिए यहाँ से आपका कितना वर्ड हो जाएगा टोटल, तो 100 मान लीजिए आपने इसमें लिखा 100 वर्ड, और इसमें आपने 5 से 8 पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ आपको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ करिएगा। मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे 500 वर्ड लिख लिया, यहाँ पे 100 वर्ड आपने लिखा, तो ये हो गया 600 वर्ड। और यहाँ पे आपने मान लीजिए लिखा है 150 वर्ड, तो ये हो गया 650, 750। ठीक, तो 750 वर्ड काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ आपका एक शब्द गिनने कोई नहीं जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें आपका जो इसमें मैटर होना चाहिए वो फैक्ट एकदम बढ़िया होने चाहिए, ताकि लगे कि पढ़ने पे हाँ। चलिए, इसके बाद हम कुछ यहाँ पे निबंध इंक्लूड किए हैं। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन इसमें आपका टोटल जो भी आपके क्वेरी होगी सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए आपको क्या लिखना है कि वैश्विक तापन पे आपको निबंध लिखना है। जैसे दिया कि वैश्विक तापन एक वैश्विक समस्या है, ठीक, या भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जैसे हमने वो चीज़ें बताई, तो वो थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह से ये प्रभाव इस पे हुआ, और वो तो परिचय में हो जाएगा। इसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, ये 2006 की एक डॉक्यूमेंट्री थी, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, जो ग्लोबल वार्मिंग पे थी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति अल गोर की जो बुक है ये इनकन्वीनियंट ट्रूथ, इसमें जो है मेन कैरेक्टर जो था ये अमेरिकी राष्ट्रपति का था, अल गोर का। उसमें ही इन्होंने पहली बार इस संदर्भ में बात की थी ग्लोबल वार्मिंग का। और इस जो कैरेक्टर था या इस मूवी को ऑस्कर मिला था, और या डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला था, और CO2 इसका मेन कारण माना गया था ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक, यहाँ पे लिखा भी गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आपको इसी में समझानी है कि ग्लोबल वार्मिंग में CO2 की भूमिका क्या है, और इसमें आपको किस तरह से समझाना है कि पहले CO2 का उत्सर्जन कितना था, या वायुमंडल में जो मात्रा थी वर्तमान में कितनी होगी। जैसे 2019 में 415 ppm है, ठीक, पार्ट पर मिलियन। CO2 का उत्सर्जन की बात करिए, देखिए 28% नॉर्थ अमेरिका, 30% जो है इसके एबव में एशिया, ओशिनिया। ठीक, तो ये आप जब लिखेंगे तो इसको आप पैरा में बना के लिखिए, या नहीं समय है तो आप ऐसे ही फॉर्मेटिंग कर दीजिए। लेकिन ये है कि आपको लिखना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं पूरा निबंध आप फॉर्मेटिंग कर दीजिए। जैसे वैश्विक तापन के साक्ष्य, यदि आपके पास एकदम नहीं समय है, 5 मिनट या 10 मिनट का है, तो केवल आप फॉर्मेटिंग छोड़ देंगे करके, तभी 50 में कम से कम 20 से 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे एक वैश्विक तापन के साक्ष्य क्या हैं,
तापमान में वृद्धि, हिम चादरों का पिघलना, उष्णकटिबंधीय बीमारियों में विस्तार, प्रवाल विरंजन। ठीक, ये साक्ष्य हैं वैश्विक तापन के, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, जो हिम चादर हैं वो पिघलेंगे, और ये माना जा रहा है कि जो हिम चादर हैं वो यदि वो पिघल गए हैं तो जो सागरीय जल है इसमें लगभग 1 मीटर की ऊंचाई में बढ़ोतरी हो जाएगी, और जो छोटे मोटे द्वीप हैं ना ये डूब जाएंगे, वहाँ के लोग डूब जाएंगे। वैश्विक तापन के कारण क्या हैं? तो कारण आप लिखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण, जनसंख्या वृद्धि का कुप्रभाव, औद्योगिकरण, उपभोक्तावादी जीवन शैली, ज्वालामुखी उद्गार, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, घरेलू उपयोग हेतु लकड़ी जलाना। तो ये 8 हो गए ना, इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। और इन 8 से आप कितने वर्ड लिख सकते हैं? जैसे ग्रीन हाउस से मान लीजिए कितना भी कम लिखेंगे 100 वर्ड तक जा सकते हैं, तो 100 मत लिखिए 50 ही लिखिए। तो 50 में 8 का कर लीजिए, 300 में तो यही आपका हो गया, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। और आप लिखना चाहेंगे तो इन 8 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, 500 वर्ड। अब देखिए यहाँ पे UNCD सम्मेलन में मास्टिज स्ट्राक के अनुसार, मास्टिज स्ट्राक का नाम आपने सुना ही होगा, उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा इसको आप यहाँ पे देखिए। और ओजोन परत का जब क्षरण आप लगाएंगे तो उसमें आप फिगर भी बना दीजिए, या ग्रीन हाउस इफेक्ट जब आप लिखेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे यहाँ पे आपने लिखा है जो कारण है इसमें आप लिखेंगे। तो IPCC का जो 5वां प्रतिवेदन है इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई है। ग्रीन हाउस जब आप लिखिए तो ग्रीन हाउस क्या है, कौन सी गैसें इसको प्रभावित करती हैं, ठीक। और यहाँ पे आप क्या करिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बना भी दीजिए, एक घर बना के, और यहाँ पे मान लीजिए सन बना दीजिए, यहाँ पे ग्लास बोल दीजिए, और इधर पौधे वौधे लगा दीजिए, ठीक। तो ये चीज़ें आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए वैश्विक तापन के क्या प्रभाव हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वायु प्रवाह में परिवर्तन होता है, जैसे विभिन्न प्रकार के तूफान आते हैं, हरिकेन, चक्रवात, इसमें वृद्धि होती है। हिमनद का पिघलना कारण भी है, प्रभाव भी है, ठीक। हिमनद का पिघलना, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, देखिए फ्लोरिडा, मॉरिशस, जनघनत्व, आवास संकट। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इसमें आप बना के लिखिए अपने हिसाब से। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नमी घटेगी मृदा में, तो नमी घटेगी क्या होगा, उत्पादकता में कमी होगी, और उत्पादकता में जब कमी होगी तो वैश्विक खाद्य संकट उत्पन्न होगा। इसी तरह से अत्यधिक ठंडे क्षेत्र के गर्म होने की संभावना भी रहेगी। तो जब ये अत्यधिक ठंडा जैसे साइबेरिया वाला गर्म हो गया तो वहाँ रहने योग्य हो जाएगा, तो वहाँ हम लोग चलेंगे रहेंगे। और उसके बाद ज़्यादा जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पे और ज़्यादा तापमान में वृद्धि होगी। फिर वो मान लीजिए जो यहाँ वाला रहने वाला साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पे वनस्पतियाँ उगेंगी। जब वनस्पतियाँ उगेंगी तो क्या होगा, उनसे वाष्पीकरण होगा तो वर्षा होगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कहीं ज़्यादा वर्षा हो गई तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन से ये भी होगा। महामारी की भी समस्या होती है, ज़्यादा वर्षा होगी, बाढ़ आ जाएगी तो महामारी ही फैलेगी, स्वास्थ्य संकट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए बचाव के लिए कुछ सम्मेलन किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, रियो, पेरिस समझौता। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी सम्मेलन है, चाहे जलवायु परिवर्तन वाला सम्मेलन है उसको भी इसमें लिख दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग वाला वो तो है ही, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक, सारा चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए आपको कि जलवायु परिवर्तन क्या है, अब मौसम और जलवायु में अंतर आप लिखिए इसी में। जलवायु परिवर्तन क्या है इसमें देखिए कि जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय समस्या है जिसके सामुदायिक और बहुपक्षीय समाधान संभव है। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक हैं कि सभी कारकों हैं, तो एक शब्द लैंडफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। देखिए याद करने के लिए आपकी, ठीक, आसानी से याद रहेगा। लैंडफॉर्म में एल से आपका लैटिट्यूड हो गया, अक्षांश भी तो इसको परिवर्तित करता है, अक्षांशीय विस्तार, ऊंचाई ए से अल्टीट्यूड,
और समुद्र से निकटता, नियरनेस फ्रॉम सी। डी से क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा भी प्रभावित करती है, आप जानते हैं। फॉरेस्ट, एफ से हो गया। ओ से हो गया ओशन करंट, समुद्री धाराएं भी, क्योंकि ठंडी और गर्म धाराएं जिधर से बहती हैं उसमें उसका अलग ही प्रभाव होता है। उसके बाद देखिए आर से आपका क्या हो गया, रेनफॉल हो गया। एम से आपका क्या हो गया, माउंटेन हो गया। और एस से आपका सॉइल यानी मृदा। जलवायु परिवर्तन के क्या संकेतक हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं। खगोलीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन वाला सिद्धांत, आपने महाद्वीपीय विस्थापन तो पढ़ा ही होगा, तो उसमें यही भी तो देखा जाता है कि जलवायु परिवर्तन देखे गए। और खगोलीय सिद्धांत में आप जानते हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर और कक्षा में घूमने की वजह से कुछ परिवर्तन होते हैं। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु होती है ना, तो वो भी तो खगोलीय सिद्धांत है। ठीक, सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन, या जो सूर्य या जो पृथ्वी का अपने कक्षा में कई हजार वर्षों बाद उसकी कक्षा का परिवर्तन। महाद्वीपीय विस्तार से संबंधित सिद्धांतों की हम लोग बात करें तो प्लेटों की गतिशीलता से प्राथमिक प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास होता है, तो इसकी वजह से भी जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है। वायुमंडलीय संगठन से संबंधित, तो वायुमंडलीय संगठन की बात हम लोग करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात कर लीजिए। ठीक, सौर विकिरण में परिवर्तन संबंधी सिद्धांत, तो सौर विकिरण में परिवर्तन संबंधी सिद्धांत जैसे फोटॉन की उपस्थिति के कारण सूर्य की ऊष्मा में परिवर्तन होता है। तो आदि चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य की मात्रा, जो सौर विकिरण है उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें दो कारकों की बात हुई है, एक आपका है नेचुरल और दूसरा मानव जनित। ठीक, यानी प्राकृतिक और मानव जनित। तो इसमें देखिए प्राकृतिक में आपका सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता, सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्गार, वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन, वही चीज़ें। उसमें सिद्धांत की हमने बात किया, इधर आप इस तरह से कर सकते हैं। कारण में मानव जनित कारण, ये आप जान ही रहे हैं। ठीक, वैश्विक तापमान निर्वनीकरण भी यहाँ पर देखिए आ गया ना। जलवायु परिवर्तन के परिणाम, हमने पहले बात क्या की, जलवायु परिवर्तन के परिचय, फिर सिद्धांत, फिर कारण, नियंत्रित करने वाले कारक जिसमें लैंडफॉर्म था। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या हो सकता है। ठीक, बर्फ़ का पिघलना, जल स्तर में वृद्धि, वही लगभग ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज़ें, प्रजातियों का विलोपन। ठीक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए ये आपका परिणाम के बाद फिर आप करेंगे कंक्लूजन। ठीक, तो कंक्लूजन में आप जो है, और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रयासों को भी आप लिखेंगे। ठीक, इसमें परिणाम के बाद आप यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, तो इसमें COP21 कर दीजिए, पेरिस जलवायु सम्मेलन कर दीजिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग वाला जो है वो इसमें आप ला दीजिए। ठीक, अब देखिए कि ये वाला जो है दूसरा वाला जो इसमें फॉर्मेटिंग है, ये आपका है कृषि से संबंधित। ठीक, किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। किसानों की समस्याएं भारत के संदर्भ में, किसानों की समस्याएं भारत के संदर्भ में। ठीक, और इसमें देखिए प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, ये आपको किसी भी किताब में देखेंगे आसानी से मिल जाएगा। पहले आप थोड़ा सा लिख के फिर आप ये कोटेशन डाल दीजिए। न महलों की बुलंदी से, न लफ्ज़ों के नगीने से, तमद्दुन में निखार आता है घीसू के पसीने से। ये आदम गोंडवी की लाइन है, शुरुआत में हमने बोला ही है। उसके बाद देखिए विषय प्रवेश में जो दिया, यानी प्रस्तावना आपको लिखने हैं। कृषि की समस्याएं क्या हैं, आत्महत्या का दौर, पर्यावरण मानसून से उपजी समस्याएं, सामाजिक आर्थिक राजनीति, ये सभी समस्याएं आपको इंट्रोडक्शन में ही देनी है। यानी इंट्रोडक्शन का मतलब किसानों की समस्याएं तो है ना, आपका जो टॉपिक क्या है किसानों की समस्याएं, तो किसानों की समस्याओं में देखिए
कृषकों की समस्या में आत्महत्या का दौर, पर्यावरण मानसून से उपजी समस्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्या। तो ये किसानों की समस्या, इसका आपको जिक्र करना है। यही तो हमने बोला कि भूमिका में आपको इसके परिचय की बात करनी है कि क्या आपका जो टॉपिक है उसके बारे में क्या है। ठीक, अब मुख्य भाग में आइए या विस्तार वाले पार्ट में। कृषकों के सामने समस्याएं क्यों हैं, यानी वैसे ही जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या क्यों है, क्यों यानी कि उसके कारणों को आपको लिखना है, किस कारण से है। ठीक, उसके साक्ष्य क्या हैं, वैसे सेम ही सरकारी प्रयास निष्फल क्यों हो रहे हैं, ये आपको मुख्य में ही लिखना है। कारण सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय राजनीतिक सरकारी प्रयास, ठीक, और समाधान इसी में आपको बताना है। और उसके बाद लास्ट में आपको उपसंहार करना है, यानी कि मुख्य भाग में ही आपको समाधान भी बता देना है और मुख्य भाग में ही कारण भी बताना है। क्लियर हुआ। उपसंहार में देखिए यहाँ पे कोटेशन है कि ठंडे कमरों में बैठकर पसीने पर लिखना कविता ठीक वैसी ही है जैसे राजधानी में उगाना फसल कोरे कागज़ पर होंगे दक्षिण होंगे वाम जनता की रोटी से काम। तो ये नागार्जुन की है कि ठीक, तो ये चीज़ें आप लिखेंगे तो जो कृषि आप लिखते हैं उसमें शुरुआत आप कहाँ से करिए, एंशिएंट पीरियड से, यानी कि उसकी ऐतिहासिकता पे फोकस कीजिए, फिर आप किसानों की समस्या पे ला दीजिए। क्लियर हुआ। जैसे जीडीपी जो वो उगाते हैं उतने भी बेच नहीं पाते, भले ही सरकारी प्रयास किए गए हैं कि नहीं गेहूं या धान का मूल्य इतना होना चाहिए, ठीक, एमएसपी जो निर्धारित की गई है, लेकिन क्या एमएसपी पे खरीदारी होती है? गांव में आप देखिए नहीं होती है, और होती भी है तो उनके पैसे तुरंत वापस नहीं आते हैं। जैसे आपने दिया, यही आप किसी बनिया के यहाँ बेच रहे हैं, ठीक, तो उनके यहाँ देंगे या तो वो क्या करते हैं तुरंत आपको पैसे दे देंगे। लेकिन यदि आप यही किसी सरकारी जहाँ पे तौल वगैरह होती है वहाँ पे आप बेच रहे हैं सरकारी स्थान पे, तो वो क्या करते हैं कि आपका जैसे आज बिका तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद पैसे आएंगे। तो मान लीजिए किसान को बुआई करनी है, ठीक, तो बुआई करनी है तो इसको आवश्यकता तुरंत पैसे की है, ये तुरंत दे नहीं रहे हैं तो ये नुकसान होगा। वो किसी से उधार लेगा, और जल्दी आप जानते हैं कि गांव वगैरह में कौन किसान को उधार देना चाहे, वो चाहते हैं कि हो सकता है खा ना जाए। तो ये सारी चीज़ों की समस्याएं होती ही हैं। तो ये आप जो समस्याएं हैं सब कुछ आप लिख सकते हैं। देखिए इससे ज़्यादा जो है आपको सोचना ही नहीं है, और जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं सारे प्रश्न यहाँ पे हो गए हैं। अब मान लीजिए आप लोग ये कहें कि सर आप लिख के जो है पूरा यहाँ पे दे दीजिए, तो लिख के तो दिया जा सकता है, नो डाउट। जो हमने फॉर्मेटिंग की है इसको आपको बस 50-50 वर्ड हर में इंक्लूड करने हो जाएगा, लेकिन क्या वो चीज़ें आपको याद रहेंगी? भले उस चीज़ को आप रट्टा मार लीजिए, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वही चीज़ें याद रहती हैं आपको जो आप समझे हों। तो इसलिए फॉर्मेटिंग आप करिए, और फॉर्मेटिंग करिए और लिखिए ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप जानते हैं वही आप लिख पाएँ। जैसे आपने मान लीजिए जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सब आपको आते रहेंगे कि हाँ यार ये तो हमने पढ़ा है। भूगोल में भी अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो भूगोल में कहाँ से पूछेगा वो, लेकिन उसको लिखना कैसे है, जब आप लिखने चालू करेंगे तो आप सोचेंगे कि यार इसमें मैं लिखूं क्या, शुरुआत कहाँ से करूं, लास्ट में क्या लिखूं। तो ये चीज़ें आती कैसे हैं, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर आएंगी। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो कितना भी आप टैलेंटेड हैं और मुश्किल है आपका लिखना वहाँ पे, क्योंकि सोचना होता है ना कि आप मान लीजिए कि जैसे दिया कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की परिचर्चा कीजिए तथा प्लेट विवर्तनिकी से पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, या हिमालय पर्वत के उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए प्लेट विवर्तनिकी से। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेट विवर्तनिकी क्या है। यदि देखिए यदि आपका वो 150 वर्ड में दिया है तो आप डायरेक्ट लिखिए, 250 वर्ड में लिखा दिया है तो सबसे पहले आप प्लेट विवर्तनिकी को समझा दीजिए। उसके बाद
कितनी प्लेटें हैं, मुख्य प्लेटें और गौड़ प्लेटें, उसको बता दीजिए। इनका मैप बना दीजिए, मुख्य प्लेटें और गौड़ प्लेटों का विश्व का मैप बना के वहाँ पे आप फिगर दिखा दीजिए कि ये मुख्य है, ये गौड़ है। ठीक, इससे क्या हो गया, इससे लगभग आपका क्या हो गया, 70 से 75 वर्ड हो गए। ठीक, 70-75 हो गए ना। अब आप क्या करिए कि प्लेट विवर्तनिकी व हिमालय पर्वत हेडिंग डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप समझाइए, और इसके लिए आप क्या करिए, फिर इंडिया का मैप बना के, और यहाँ पे आपका तिब्बतन प्लेट या फिर आप करिए यूरेशियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट, इन दोनों के बीच टकराहट की बात करिए और उनके चर्चा कर दीजिए। ठीक, या आपको प्रश्न इस तरह से दे सकता है, मान लीजिए दिया, भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि चीनी उद्योग का, भारत के चीनी उद्योग का स्थानीयकरण और वितरण की चर्चा करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उद्योगों के स्थानीयकरण में यानी चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कारक लिखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे वितरण में कहाँ कहाँ है ये, और यहाँ पे आप इंडिया का मैप बनाइए। ठीक, और वहाँ पे लिखिए। अब देखिए कि जब आप कहेंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में उसके विभिन्न प्रकार के कारखाने स्थापित हैं, तो अब उसमें स्थापित हैं, इसको लिखे आपने स्थापित हैं, इसके कारण वहाँ पे लिखिए कि क्यों स्थापित हैं। ठीक, क्योंकि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो पाता है और जलवायु भी वैसी ही है, और नज़दीक जो है वहाँ पे बाज़ार भी इसके हैं। ठीक, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो चीनी आपका ये भार ह्रास प्रवृत्ति का है, यानी कि जैसे आपने मान लीजिए गन्ना जो है 1 क्विंटल गन्ना लिया 1000 kg, या मान लीजिए आपने 1 कुंटल लिया, तो इसमें मान लीजिए आपका 15 kg या 20 kg चीनी बननी है। ठीक, तो यदि आप कारखानों की अवस्थिति गन्ने के खेत के या गन्ने वाले क्षेत्रों के नज़दीक नहीं करेंगे, तो इसका जो मान लीजिए 100 kg में आपका हो जाता है कुंटल, तो 100 kg, अब मिल कितना रहा, 20 या 17, 15 ऐसे ही। ठीक, तो यानी कि एक्स्ट्रा कितना हुआ, 80। तो 80 kg ढोने के लिए आपका चार्ज भी तो देना पड़ेगा यदि आप बाज़ार के पास स्थापित करेंगे। तो इन 80 kg को ढोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा आपका, यहाँ चीनी आपकी महंगी हो जाएगी। यदि आप जो गन्ने वाले एरिया है वहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ये जो 15 से 20 kg वाला है और जो 80 kg है, यहाँ पे मान लीजिए ये 5 किलोमीटर में ही पहुँचा देंगे आपके यहाँ, तो 5 किलोमीटर एरिया का जो यहाँ पे आपके यहाँ आ जाएगा, तो खर्च कम लगेगा ना, परिवहन शुल्क कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, बस लिखने का तरीका आपको क्या है कि किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, वही आपको देखना है। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको टोटल समझ में आ गया होगा, और सारे जो प्रश्न आपके हैं या जो हमारे प्रश्न होते हैं पहले रहे हैं, वही प्रश्न आपके भी होंगे, क्योंकि जो समस्याएं हमें देखनी पड़ती है वही आपको भी। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि GIC मेंस का जो पेपर है वो 6 को होने वाला है। यदि आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 फरवरी तक जो है उसको आप पूरा तरीके से हिंदी के 10 सेट वहाँ पे हैं, निबंध आपको 3 टॉपिक भी मिल जाएगा, आपका विषय का मिल जाएगा। ठीक, सारे मटेरियल वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।